बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर मैं कमरे में रोती हुई बैठी हुई थी। अम्मा वगैरह सब दावत पर गए हुए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरी रूह लरस गई। मैं कमरे में ही कहीं छुपने लगी। मैं फौरन कंबल में घुस गई कि अब ना जाने क्या होगा। मैं अपने गाल पर हाथ रखे बैठी थी, जो सुर्ख हो चुके थे, क्योंकि आज फिर मेरी माँ ने मुझ पर अपना गुस्सा उतारा था। काफी अरसे से यही सब होता आ रहा था। मैं कुछ बोलती तो आगे से मुझे मारकर खामोश करवा दिया जाता कि नहीं, अगर ये बात किसी और ने सुन ली तो अंजाम तुम जानती हो। अपनी माँ के ये अल्फाज सुनकर मैं बहुत रोती कि आखिर वो मुझे डिफेंस तक नहीं कर सकती और ना ही मेरी साइड लेती थी। रात खामोशी से अपने पर फैलाए जा रही थी। चार सू सन्नाटा था। चांद भी खामोश था और तारे भी। लेकिन जो बोल रहा था वो मेरा ज़मीर था, मेरा दिल था। मैं सोच रही थी कि मैं तो अल्लाह से गिला करने का हक भी नहीं रखती, लेकिन सोचने का कोई फायदा नहीं था। इसीलिए खामोशी से लेट कर सोने लगी। रोज सोने से पहले गुजरे गए दिन के तमाम मनाजिर याद करके आंखें भीग जाती थी। मेरे मामूल की तरह मैं सुबह उठी थी। मुझे कॉलेज जाना था। कॉलेज के लिए निकलने से पहले मैं किचन में कुछ खाने के लिए चली गई, मगर वहां अम्मी अपने बाकी बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। और जब मैंने अपने नाश्ते का सवाल किया तो कहने लगी, खुद बना लो, अभी टाइम नहीं है, बच्चे लेट हो रहे हैं। ये सुनकर मैं बेदिली से अपनी वैन का इंतजार करने लगी। ना ही नाश्ता करती और ना ही अपने खाने के पैसे मांगती थी माँ से। रोज का यही मामूल था। हाँ, अलबत्ता अपने बाप से पैसे जरूर मांग लेती थी। वो कभी इनकार नहीं करते थे मुझे पैसे देने से। अब्बा का रवैया मेरी माँ के रवैये से काफी बेहतर होता था। और तो और मुझे अपनी कोई भी बात करनी होती, मैं अपने बाप से ही करती थी। मेरी माँ मुझे अमूमन कमरे में बंद रखा करती थी। रात को डाइनिंग टेबल पर सब मिलकर खाना खाते थे, मगर मेरी माँ मुझे कमरे में दे जाती थी और कहती थी कि सुबह कोई भी पूछे तो कह देना पढ़ाई करते करते आंख लग गई, या कोई भी बहाना कर देना, मगर ये ना बताना कि मैंने तुम्हें बंद किया है। ये बात मुझे हैरत में मुब्तला करती कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों करती है। हत्ता के घर के तमाम मेंबर साथ मिलकर डिनर करते थे, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सबके साथ बैठकर डिनर करने की इजाजत ना दी थी, मगर खामोश रहती। हत्ता के बात यहाँ तक आ पहुंची कि एक रोज अम्मा मेरे पास आई और कहने लगी कि आज शाम को रिश्ते वाले आएंगे, तो तुम जबान बंद करके उनके सामने चाय ले आना। मैंने जब कुछ कहना चाहा तो अम्मा कहने लगी कि मैं आज के दिन जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती, खामोशी से मेरी बात मान लो। इन सब मामलों का अब्बा को जरा भी इल्म नहीं था। मुझे तो लगता था कि शायद मैं अम्मा की सगी बेटी हूं ही नहीं। अगर मैं सगी बेटी होती तो वो कभी ऐसा खिंचा खिंचा सा रवैया न रखती मुझसे। खैर, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे अम्मा ने कहा था। लेकिन जब मैं ड्राइंग रूम में गई तो लड़के को देखकर हैरान रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए कि क्या मैं अपनी माँ पर बोझ हूं, जो वो एक पागल लड़के से मेरी शादी करवाने पर रजामंद है। उस वक्त तो मैं खामोश हो गई कि शायद अम्मा इनकार कर देंगी, मगर ऐसा कुछ ना हुआ था। बल्कि चंद दिनों बाद अम्मा ने मेरे कमरे में आकर मेरे सर पर धमाका किया कि तुम्हारा रिश्ता उस लड़के से तय हो गया है। ये खबर सुनने के बाद मैं बहुत रोई, मगर मैं कुछ कहने का हक नहीं रखती थी। जब मेरे अब्बा को इस रिश्ते का इल्म हुआ तो वो बहुत बोले। उन्होंने अम्मा से कहा कि तुम जुल्म कर रही हो मेरी छोटी सी बेटी पर। उसकी कौन सी उम्र गुजरी जा रही है जो तुम जल्दी के चक्कर में उसे एक पागल के हवाले करने चली हो। मगर मेरी अम्मा ने उनकी एक भी ना सुनी और उनको कहने लग जाती कि बेटी की छोटी उम्र में ही शादी हो जाए तो अच्छा है, थोड़ी सी उम्र बड़ी हो जाए तो रिश्ते आना बंद हो जाते हैं। फलां फलां बहुत जवाब पेश किए उन्होंने, मगर मेरे अब्बा डट गए कि मैं ये जुल्म करने दूंगा ही नहीं। अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो इस रिश्ते से इनकार कर दो। हम अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आने का इंतजार करेंगे, लेकिन ऐसे किसी राह चलते के साथ अपनी बेटी नहीं दूंगा मैं। ये सुनकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझे फिर से कमरे में ले जाकर बहुत मारा कि तुम्हारी वजह से मेरा घर टूट जाता। तुम तो हो ही मनहूस, शुरू से ही यही करती आई हो। मैं ये सब सुनकर खामोशी से रोने लगती, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा न था। मैं अमूमन अपनी माँ से पूछती कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों करती हैं। हत्ता कि मेरे बाकी बहन भाइयों से तो बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर ही कमरे से निकल जाती। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि कौन सी मनुसियत भिखाई है मैंने
آپ کی ज़िंदगी में। अम्मा की ये बातें मुझे तोड़ती जा रही थी। मैं अंदर ही अंदर ख़त्म हो रही थी। भला एक बेटी क्यों कर चाहेगी कि उसकी माँ खुश न रहे। मेरा एक बड़ा भाई था जो चंद ही महीने बड़ा था मुझसे, और वो अक्सर औकात रात के अंधेरे में मेरे कमरे में आता था, मगर मैं दरवाज़ा बंद ही रखती, बल्कि ऐसे प्रिटेंड करती कि मैं सो रही हूँ। मैं जानती थी कि उसकी सोहबत बुरी है, वो आवारा दोस्तों में उठता बैठता है, इसीलिए मैं उससे दूर ही रहती थी। जब जब वो रातों को कमरे में आता, मैं अगले दिन अम्मा को बताती तो वो मुझे मारने लगती कि तुम्हारी ही गलती है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, या तुम झूठ बोल रही हो। अगर तुमने अपने अब्बा को यह बात बताई ना, तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी, फिर बाहर बैठे रोते रहना। मैं माँ के अल्फाज सुन खामोश हो जाती, लेकिन थी तो वो माँ ही, इसलिए मुझे नसीहत करती कि जब भी रात को दरवाज़ा बजे, तुमने दरवाज़ा नहीं खोलना। और उस दिन के बाद से मैं ऐसा ही करती। ऐसे ही दिनों रात गुजरते जा रहे थे। वक्त पर लगाकर उड़ रहा था, लेकिन मेरी माँ का टॉर्चर जारी था। अब भी वो वक्तन फवक्तन मुझे मारती रहती, कभी किसी बात पर तो कभी किसी बात पर। उन्हें यह भी ख्याल ना था कि मैं एक जवान बालिग बेटी पर हाथ उठा रही हूँ। खुदा की कसम, मुझे यकीन था कि अगर मेरे अब्बा को अम्मी की इन हरकत और इन टॉर्चर्स का पता चल जाता तो वो कभी उन्हें मुआफ ना करें। लेकिन मैं अब्बा को नहीं बताती थी कि अगर मैं उनको बताती तब भी वो मुझे बहुत मारती। यूं ही एक रोज़ मेरी माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि हम सब घूमने जा रहे हैं, और अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे पास आकर तुम्हें फोर्स करे जाने के लिए तो तुम्हें इनकार कर देना, बल्कि कह देना कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा ही हुआ। मेरे ना जाने का सुनकर अब्बा ने मुझे बाहर बुलाया और मुझे जाने का कहने लगे, जिससे मैंने ये कहकर टाल दिया कि तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और वैसे भी कल कॉलेज में मेरा पेपर है। ये कहकर मैं कमरे में चली गई। उसके बाद मैं नहीं जानती थी कि कौन गया है घूमने और कौन नहीं। हाँ, अलबत्ता अपनी माँ की नसीहत मानते हुए मैंने दरवाज़ा लॉक्ड ही रखा, लेकिन अंदर बैठकर ना जाने कितनी देर मैंने अपने आंसू ज़ाया कर दिए, ये सोचते हुए कि आखिर क्यों मेरी माँ मुझे अपने साथ लेकर नहीं चलती। मेरे दोस्तों की माएँ तो उनके साथ ऐसा नहीं करती। उस घर में हर कोई आज़ाद है, मगर मेरी माँ ने मुझ पर हुदूद मुकर्रर कर रखी हैं, जिनके बायस ना मैं खुलकर जी सकती हूँ, ना मैं मर सकती थी। शुरू से ही ऐसा होता आया था। सब चले जाते मगर मैं घर में रोने के लिए बैठी रहती। कुछ ही देर गुजरी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। चूंकि मैं घर पर अकेली थी तो बहुत ज़्यादा डर गई कि बाहर कोई चोर वगैरह तो नहीं। मैं अंदर ही कमरे में अपने लिए छुपने की जगह ढूंढने लगी, मगर मुझे कोई जगह नहीं मिली। फिर मैंने खुद में हिम्मत पैदा करके पूछा, कौन? लेकिन आगे से जवाब ना आया। मैं और ज्यादा डर गई कि अगर ये हसन भाई मुझसे चंद माह बड़ा भाई हुए तो। ये सोचते ही मैं खामोशी से वापस जाकर बेड पर बैठ गई और अपने लिए जितनी दुआएं मांग सकती थी मांग ली। लेकिन मैंने गौर किया, किसी ने मेरे कमरे का लॉक खोला था। लॉक खुलने की आवाज सुनते ही मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मैं रोने वाली हो गई, लेकिन जब कमरे का दरवाजा खुला तो सामने अब्बू को देखकर मेरा डर दूर हुआ। मगर अगले ही लम्हे अब्बू को अपने पैरों में बैठकर मुआफी मांगते देखकर मेरे असल में औसान खता हो गए थे, क्योंकि अब्बा मेरे पाँव में गिरकर मुझसे ना जाने किस चीज की मुआफी मांग रहे थे। समझने से मैं कासिर थी। अभी मैं इसी शश्योपंज में थी कि अब्बा ने अचानक मेरे सर पर अपना हाथ रखा और कहने लगे, वजह तो मैं नहीं जानता, मगर इतना जरूर समझता हूं कि जरूर किसी ना किसी वजह से तुम कमरे में बंद रहती हो, और तुम्हारी माँ भी ख्वामखा ही तुम पर पाबंदियां लगाती है। मेरी बेटी, ये घर तुम्हारा भी है। तुम भी आराम से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकती हो। तुम भी मुझे मेरे बच्चों जैसी ही अजीज हो। तुम्हें कोई भी किसी से कोई मसला हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। अब्बा के ये अल्फाज सुनकर मैं सोचने लगी कि उस बच्चों जैसी का क्या मतलब है? क्या मैं अब्बा की औलाद नहीं? अगर मैं अब्बा की बेटी नहीं तो फिर मैं किसका खून हूं? अजीब ख्यालात मेरे दिमाग पर हावी होने लगे थे, मगर ना जाने उनका जवाब मुझे किन से मिलना था। मैंने बातों बातों में अब्बा से पूछना चाहा, लेकिन अब्बा बात तब्दील करके ये कहने लगे, क्या वाकई तुम्हारी माँ तुम्हें कमरे में रहने की ताकीद करती थी? पहले तो मैं इनकार करती रही, मगर अब्बा ने मुझसे कहा कि डरने की बात नहीं है, ना तुम्हें कुछ कहूंगा ना ही तुम्हारी माँ को, बेफिक्र रहो। मेरे अब्बा ने अपना सवाल दोहराया, जिसके जवाब में मैं हाँ में सर हिलाने लगी। फिर अब्बा खड़े हो गए और कमरे से बाहर जाते हुए कहने लगे, अब बात तब होगी जब तुम्हारी माँ घर आएगी।
ये सुनते ही मैं डर गई कि अगर अब्बा ने अम्मा को बता दिया कि मैंने इस तरह कहा है तो वो सीधा सीधा मेरा कत्ल कर देंगी। मैं अल्लाह से बहुत दुआएं करने लगी, मगर होना वही था जो मंजूर खुदा था। खैर कुछ ही देर बाद अम्मा आ गई। सब बहुत खुश थे। मैं डर कर कमरे में ही रही। मुझे बाहर से सबकी हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी। इस सब में एक आवाज आई थी जिसमें मेरा नाम पुकारा गया था कि उसे भी बाहर बुलाएं, आकर खाना खा ले। मगर मैं कमरे को लॉक करके ही बैठी रही। अम्मा तो चाहती ही यही थी कि मैं बाहर ना आऊं, इसलिए कमरे के बाहर से ही आवाज लगाकर चली गई। हत्ता कि मैं दरवाजे में बैठे हुए एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी कि उनको मेरी जरूरत ही नहीं है, बस अपने तशद्दुद के लिए मुझे रखा हुआ है। रोते रोते यूं ही जमीन पर सो गई थी मैं। अगले रोज जब मैं कमरे से निकली तो अब्बा भी नाश्ते की टेबल पर ही बैठे थे। मेरे छोटे दो बहन भाई स्कूल गए हुए थे। उस वक्त नाश्ते की टेबल पर महज मैं, हसन, अब्बा और अम्मा थे। फिर मैं भी जाकर बैठ गई। मेरी आंखें रात रोने के बायस बहुत सूजी हुई थी, जो और किसी का तो पता नहीं, लेकिन अब्बा ने जरूर नोट की थी। और अब्बा अम्मा से पूछने लगे कि तुम क्यों शुरू से इसको कमरों में रहने की तजावीज देती रही। अम्मा खामोश रही। अब्बा ने अपना सवाल दोहराया, मगर इस बार लहजा थोड़ा सख्त था। अम्मा तब भी खामोश रही। आखिर में फिर सवाल करते हुए कहने लगे, क्या मेरी बेटी को मुझसे कोई खतरा था? क्या मैं तुम्हें ऐसा इंसान लगता था कि तुम इसे हमेशा हमसे दूर रखती रही, बाप की शफकत से दूर रखती रही? शादी के बाद पहले दिन ही मैंने तुम्हें वाजे कर दिया था कि जैसे तुम मेरे बेटे के साथ मोहब्बत और शफकत से पेश आओगी, वैसे ही नहीं बल्कि उससे दुगनी मोहब्बत और शफकत मैं तुम्हारी बेटी पर निछावर करूंगा। मगर तुम्हें अपनी बेटी के लिए आखिर मुझसे कौन से खतरे लाहक थे, बताना पसंद करोगी? अब्बा की ये बात सुनते ही अम्मा की आंखों में आंसू आने लगे, मगर मेरी सुई एक जगह रुक गई कि शादी की रात, दोनों बच्चों का फैसला। क्या अजीब कश्मकश सी होने लगी थी मुझे। लेकिन मैं अम्मा के जवाब का इंतजार करने लगी। फिर जब अम्मा ने बोलना शुरू किया, हम सबको साम सूंघ गया। ये हकीकत यहाँ मौजूद बस दो ही शख्सियात जानती थी, एक अब्बा और दूसरी अम्मा। अगर ऐसा था तो फिर हसन क्यों मुझ पर बुरी नजर रखता था? मुझे लगा कि शायद उसे भी यह हकीकत पता है, बस मैं ही हकायक से नाआशना थी। मुझे दुख तो बहुत हुआ, मगर उस वक्त मेरा ध्यान सिर्फ सच जानने की तरफ था। उस रोज अम्मा ने बताना शुरू किया कि जब मैं 24 साल की थी तो मेरे वालिदैन ने मेरी शादी करवा दी। मेरा शौहर और सास ससुर मुझ पर बहुत जुल्म करते, मगर मैं खामोश रहती। चंद महीनों बाद मैं हामिला हो गई तो यकदम उनके लहजे मेरे साथ बदल गए। सब बहुत पुराने ख्यालात के मालिक थे। सब बहुत खुश हो गए क्योंकि उन सबको उम्मीद थी कि शायद बेटा होगा। लेकिन जब तुम पैदा हुई तो तुम्हारे बाप ने बेटा ना होने की वजह से मुझे तलाक दे दी। मैं बहुत रोई, उसे बहुत समझाया कि ये सब अल्लाह के काम है। उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाई, मगर उस आदमी ने मेरी एक न सुनी और मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज दिया। मेरे माँ बाप ने तो जैसे पहले ही मुझे सर से बोझ की तरह उतार कर फेंका था, तो वो क्यों रखने पर आमादा होते। खैर मेरी मिन्नत समाजत के बाद उन्होंने मुझे रख तो लिया, लेकिन मुझे कहने लगे कि अगर इधर रहना है तो कमा कर लाना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हारे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढते हैं। ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। छोटी सी बच्ची को छोड़कर कहाँ कमाने जाती, इसीलिए शादी की बात पर हामी भर ली। चंद दिनों बाद इनका रिश्ता आया और जब मुझे बताया गया कि इनका भी एक बेटा है और बीवी तो बच्चा जनते ही फौत हो गई थी, उसे भी माँ की जरूरत है, तो मैंने कोई मसला किए बगैर हाँ कर दी। शादी के बाद मुझे तुम्हारे अब्बा ने बहुत खुशियां दी, लेकिन मुझे डर रहता कि कहीं वो तुम्हारी किसी गलती के एवज मुझे तलाक ना दे दें। इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें कमरे में बंद रहने की तरगीब देने लगी। फिर जब हमारे बच्चे हुए तो मेरा ध्यान तुमसे हटकर हमेशा उन्हीं की तरफ रहता। तुम जब भी मुझसे कोई फरमाइश करती, मैं वक्त ना होने का कहकर टाल देती और अपने बाकी बच्चों का काम दिल से करती। मुझे अक्सर औकात महसूस होता था कि मैंने तुम्हें माँ होने के नाते वो एतमाद नहीं दिया जो बाकी माएँ अपनी बेटियों को देती हैं, मगर मैं तब भी तुम पर रहम खाने को ना मानती थी। लेकिन कुछ ही अरसा गुजरने के बाद मैंने हसन की आंखों में तुम्हारे लिए उभरते हुए जज्बात देख लिए थे, और जब वो रातों को छुप छुप कर तुम्हारे कमरे की जानिब आता, ये सब मैं अच्छे से जानती थी। मगर फिर भी जब तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें मारती और तुम्हें हसन की तरफ से बदजन करती, ताकि तुम भी उसकी तरफ माइल ना हो, और तुम्हें तुम्हारे अब्बा को बताने से भी इसलिए रोकती कि अगर तुमने
उन्हें हसन का रवैया और रातों को आना जाना बता दिया तो वो भला अपने सगे बेटे से बढ़कर किसकी बात मानते। और ऐन मुमकिन था कि वो तुम्हारी वजह से मुझे तलाक दे देते, और अब मैं तलाक अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए तुम्हें कमरा बंद रखने की तजवीज़ देती। और उस रोज़ जब हम घूमने जा रहे थे, तब भी मैंने तुम्हें इसीलिए घर रुकने का कहा था, क्योंकि मुझे डर रहता है कि कहीं तुम कोई गलती करो और वो मेरे आगे ना आ जाए। फिर जब तुमने रुकने का कहा, तो तुम्हारे कमरे में चले जाने के बाद तुम्हारे अब्बा ने भी कहा कि जब मेरी बेटी ही घर है, तो मैं भी क्यों जाऊं। फिर वो भी घर रुक गए। लेकिन जब मैं वापस आई तो उनका मूड ऑफ ऑफ सा था, जो मैंने बखूबी नोट किया था। मगर मेरे लाख पूछने पर भी उन्होंने नहीं बताया। मुझे शक था कि शायद उन्हें मेरे बारे में सब पता चल गया है। मगर मैं इधर उधर के कामों में लगी रही कि अगर उन्होंने मुझसे कुछ पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। अम्मी की बात खत्म होते ही अब्बा बोलने लगे। जब सब घूमने जाने का प्लान बना रहे थे, तब मैं यानी जुलेखा के कमरे में उससे पूछने ही जा रहा था कि बेटा, हम इस जगह घूमने जा रहे हैं, क्या तुम चलोगी हमारे साथ। मगर कमरे में दाखिल होने से पहले ही तुम्हारी आवाज़ आ रही थी। लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि कोई माँ अपनी बेटी को ज़बरदस्ती घर रुकने पर क्यों आमादा करेगी। लेकिन तुम मेरी बेटी को कमरा लॉक रखने की हिदायत कर रही थी और इसे कह रही थी कि कोई भी पूछे तो इनकार कर देना कि नहीं, तबीयत वगैरह नहीं ठीक। मुझे दुख हुआ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं भी रुक जाता हूँ। आखिर देखो तो सही माजरा क्या है। और इस तरह पहले भी मैंने बहुत कुछ नोट किया था कि तुम उसे आंखें दिखाती थी, डरा रही होती थी, मगर मैं इग्नोर करता कि नहीं, भला कोई अपनी माँ अपनी बेटी के साथ ऐसे क्यों करेगी भला। मगर मैं गलत था, तुम वाकई संगदिल थी। चलो, मैं सगा ना सही मगर अपनी बेटी को सगे बाप वाला मान तो मुयस्सर था ना। तुमने तो सगी होते हुए भी सोतेली से बदतर लहजा इख्तियार किया। इसके साथ अपने ही घर में रहते हुए इसके दिल में ये बात डाली कि वो एक हकीर इंसान है, जिसके साथ इस घर में मौजूद कोई भी इंसान किसी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहता। क्या तुमने कभी पूछा इससे कि वो क्या चाहती है, इसकी पसंद नापसंद क्या है, इसे किस चीज से डर लगता है और क्या चीज इसके लिए कंफर्टेबल है। कभी पूछा कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है, क्या तुम्हें कोई मसला तो दरकार नहीं। अरे कैसी माँ हो तुम, अपनी सगी बेटी को कंफर्ट न दे सकी, लेकिन मेरे बच्चों को हर तरह का लाड प्यार दिया। उसने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। देखो इस मासूम की शक्ल को, काबिले रहम है वो। आज उसकी आंखें देख रही हो। अरे तुम क्या देखोगी, तुमने तो पहले भी कभी नोट नहीं किया कि वो बेचारी कब कब रोई। तुफ है तुम जैसी माँ पर कि तुम इंसाफ न कर सकी अपनी औलाद में। तुम्हें मुझ पर यकीन रखना चाहिए था कि तुम मेरे बच्चों की माँ हो और ऐसे छोटी छोटी बातों पर किसी को नहीं छोड़ा जाता। और वो तुम्हारा पहला शौहर तो कम ज़र्फ था। अगर वो तुम्हें ना छोड़ता तो मुझे तुम कैसे मिलती। एतबार करो मुझ पर और इस मकान को घर बनाओ। ये तुम्हारा ही घर था, तुम्हारा ही है और आइंदा भी तुम्हारा ही रहेगा। अम्मा और अब्बा तो सब कुछ क्लियर कर रहे थे, मगर मेरे से बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। कोई मुझसे पूछता उस वक्त के मरना चाहूंगी या जीना, तो मैं मौत को प्रेफर करती। खैर, अम्मा और अब्बा की बातें सुनकर मुझे यूं लगा जैसे मैं खिलौना हूं। मतलब मेरी माँ को मुझसे बढ़कर अपना रिश्ता अजीज था और एक बाप जो सगा भी नहीं था, फिर भी कितनी प्रोटेक्शन दी उसने मुझे। इतनी बड़ी हकीकत, ये सब मुझे पहले क्यों ना मालूम हुआ। हत्ता कि मेरी माँ को मुझसे बर्ताव ऐसा था कि जैसे वो मेरी सौतेली माँ हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। इस सब में जो खामोश तमाशाई बना बैठा रहा, वो हसन था। काफी देर वो मुझे देखता रहा और उठकर टिश्यू पेपर सामने रखा, जिससे मेरे माँ अब्बा को भी नजर आया कि हमारी बहस में हम उसे तो भूल ही गए जिसके लिए लड़ रहे थे। दोनों ने मुझसे माफी मांगी, मगर मैंने रोक दिया, क्योंकि वो माँ बाप थे और माँ बाप बच्चों से माफी मांगते कहाँ अच्छे लगते हैं भला। मगर इस सब में मैं अपना बचपन खो चुकी थी, जो अब कभी वापस नहीं मिल सकता था। वक्त गुजरने के साथ हमारा घर नॉर्मल रूटीन पर आ गया। अब कोई किसी को ताना नहीं देता था और ना ही मुझे कमरे में लॉक्ड रहने के लिए कहा जाता था, बल्कि अब्बा ने तो हसन और मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। रिश्तेदारों ने बहुत रोला डाला कि बहन भाई का निकाह नहीं हो सकता, मगर अब्बा ने सबको एक ही दिन, हमारी मंगनी वाले दिन ही क्लियर कर दिया था कि हम दोनों एक ही बाप की औलाद नहीं, जो उनका निकाह नामुमकिन हो, बल्कि मैं अम्मी के पहले शौहर से हूँ और हसन अब्बा की पहली बीवी से थे। तो इसलिए हंगामा करने का कोई जवाज नहीं। इसीलिए सब खामोश हो गए।
بے شک اندر ہی اندر چہمگوئیاں کرتے ہوں گے، مگر ہم نے اپنی طرف سے سب کلیئر کر دیا تھا، اور جو قریب کے رشتہ دار تھے وہ تو حقیقت جانتے تھے، اس لیے وہ خاموش رہے، اور اب ہم سب ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔